Good morning class 12 and welcome to the next video of ID, and today we are covering the SCF topic, or we can say the continuation of the SCF topic, human capital formation. In the previous video Mr. Rajesh have taught you about the meaning of the HCF, human capital formation, and the determinants of the human capital formation. Determinants means कि आपके जो उसके सोर्सेज हैं जहाँ से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आगे ले जा सकते हैं, राइट। और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुई थी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो आई थिंक आपको वो सारा वीडियो पूरा क्लियर था कि उसमें सारी हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मेन हमने इंपॉर्टेंस की बात करनी थी कि हमने वो ज़रूरी क्यों है, आखिर हम क्यों उसके बारे में पढ़ रहे हैं या उसको करना ज़रूरी क्यों है। आज हम पढ़ेंगे इसमें आगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द SCF की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो हम समस्याएँ आती हैं वो क्या है, और स्पेशली उसमें भी क्योंकि हमारे सिलेबस में थोड़ा उसको हमने कट डाउन कर लिया, उसमें हेल्थ का पार्ट कट चुका है, इसलिए हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक में आएगा हर्डल्स ऑफ द एजुकेशन एज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं एक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो उस ग्रोथ में या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ में स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर, समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज राइजिंग पॉपुलेशन। ये मैं पॉइंट आपको कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ किस वजह से हैं, पॉपुलेशन की वजह से। बिकॉज देखिए होता क्या है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी आपके पास जो भी रिसोर्स है उसके हिस्सेदार बहुत ज़्यादा है, आपके जो उनका बंटवारा है वो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में होना है। तो अब आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि आपके घर में जैसे फैमिली इनकम आपके पास 100 रुपये हैं और आपके 4 लोगों में बांटने तो वो ऑब्वियसली 25 रुपये होंगे। अगर वही आपको 5 लोगों में बांटने तो वो 20 रुपये रह जाएंगे, और वही आपको बांटने अगर 10 लोगों में तो वो 10 रुपये ही रह जाएंगे। पॉइंट समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, पर हेड अवेलेबिलिटी लगातार रिड्यूस होती चली जाती है इस पॉपुलेशन की वजह से। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास यही समझ में आती है कि SCF में सबसे बड़ा रोड़ा हमारे सामने रुकावट हर्डल क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन। जितने भी रिसोर्स आप समझ लो, आपकी जो भी फैसिलिटीज़, आप एजुकेशन समझ लो, हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर सकते हो, वाटर है, फूड सप्लाई है। तो जैसे हमारा जो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो यहाँ बन ही नहीं पाता, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी सप्लाई है रिसोर्सेज की, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज है वो पर हेड यानी पर पर्सन वो अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, और अपनी जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं कि जब आपके रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है ज़्यादा तो उससे अब अच्छी स्किल के बारे में, अच्छी एजुकेशन के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी कि पॉपुलेशन हमारी रुकावट बन जाती है एक अच्छे लेवल के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेन ड्रेन। न्यू टर्म है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ब्रेन ड्रेन का बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रीज़न ये है कि इंडिया में लोग अच्छी एजुकेशन तो गेन करते हैं, स्किल भी अच्छी गेन कर लेते हैं, बट जब कंपैरिजन होता है एक जॉब पर या उसके रेम्यूनरेशन की जब बात आती है तो उन्हें साफ साफ नज़र आता है कि इंडिया के बाहर जो हमारे अब्रॉड में उनके जो पैकेजेस होते हैं, उनके जो पर्क्स होते हैं कहीं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो एज ए रिज़ल्ट क्या आएगा सामने आपके कि जो आदमी एजुकेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट तो यहाँ पे किया, सारा जो एक तरह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो यहाँ पे हुआ, और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ जाके होगा, किसी अदर कंट्री में, राइट। तो जो उससे बेनिफिट ड्राइव करने का टाइम आएगा तो हमारे जो अच्छे अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो सब यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स अदर कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ इंसेंटिव्स ज़्यादा हैं उनके पास। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में कि हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं एक बचा खुचा रह जाता है, राइट। तो ये बहुत बड़ी समस्या है SCF के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, कि जो हमारा डिमांड सप्लाई का जो एक तरह से कह सकते हो डिमांड सप्लाई का बैलेंस है बिटवीन द मैन पावर एंड द जो उनका एंगेजमेंट है एम्प्लॉयमेंट की तरफ, वो हमारा कहीं डेफिशिएंट है, बैलेंस नहीं है वो, राइट। हर साल ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कि हर साल जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो स्किल्ड लोग ज़्यादा हो जाते हैं, मगर उनको हमारे पास अपॉर्चुनिटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो या तो उन्हें कहने के अंडर एम्प्लॉयड रहना पड़ेगा, और जब ऐसी कंडीशन सामने आती है तो एक तरह से क्या है आपकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुई भी अगर तो वो कहने के अंडर रह जाती है, वो अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, अपने पूरे पोटेंशियल को दिखा नहीं सकती वो।
तो ये प्रॉब्लम भी हमारे सामने बहुत आती है। नेक्स्ट पॉइंट इस पर आता है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसको मैं स्पेशली यहाँ पर रिलेट करूँगा एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडिया की प्राइमरी जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। स्पेशली हम बड़े गर्व से कह भी देते हैं कि इंडिया इज एग्रीरियन कंट्री। बट अगर हम थोड़ा सोच के देखें तो इंडिया में स्पेशली प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारा जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है, वो अभी भी डोमिनेटिंग फैक्टर एक तरह से बना हुआ है। लोग अभी हमारा जो मॉडर्न अप्रोच की तरफ किसान आसानी से नहीं शिफ्ट होता, ठीक है। तो नतीजा क्या निकलता है कि उस सेक्टर में ये चीज़ है क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो अभी तक इतना एफिशिएंट नहीं है, उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। हम इंडस्ट्रीज़ में तो करते हैं काम कि जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी, तो उसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। बट इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस सेक्टर को इग्नोरेंस जो है उसकी वजह से हमारी SCF में प्रॉब्लम है कि हम प्रोडक्शन को अपने जो एम्प्लॉयमेंट लेवल को उतना इंक्रीज़ वहाँ पर उतना एफिशिएंटली हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो लैंड रिसोर्स हो चाहे हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, ठीक है। द लास्ट पॉइंट डिफेक्टेड एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें मैंने डिफेक्टेड वर्ड जो यूज़ है इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन के रेस है, उस हायर एजुकेशन के रेस में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इतनी ज़्यादा छूट मिल गई है, ठीक है। कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी सेटअप हुई हैं, बहुत से, अगर आपने नाम सुने हो तो आपको बताना होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी जो बनी हो, कुछ टाइम हो तो बंद भी हो गई, कुछ चीज़ें फ्रॉड वगैरह की उनमें आई, जो भी हुआ। तो मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, बेसिकली वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही हैं, और उस केस में वो कई बार हमारे जो एक तरह से अंडर एजुकेटेड लोग हैं या हमारे अनस्किल्ड टीचर्स हैं, उनकी फैकल्टीज़ हैं, वो उनको भी वहाँ पर एम्प्लॉय कर लेती हैं। रिज़ल्ट क्या आता है कि जब ऐसी यूनिवर्सिटी से निकल के बच्चे आते हैं तो डिग्री तो उनके हाथ में होती है, बट किसी भी जगह पर अपने किसी इंटरव्यू को या किसी भी चीज़ को फेस करने में वो लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। रिज़ल्ट क्या आता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की भीड़ में वो भी शामिल हो जाते हैं। तो ये सबसे कुछ बेसिक हमारी प्रॉब्लम्स हैं HCF के अंदर, जिनका निवारण, जिनका सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट। पॉइंट समझ में आ गए होंगे आयो कि सबसे पहले राइजिंग पॉपुलेशन, जो मैंने बताया कि इंडिया क्या किसी भी जो कंट्री की पॉपुलेशन जो होती है वो अगर बेतरतीब तरीके से बढ़ती जा रही है, बेहिसाब तरीके से बढ़ती जा रही है, तो कहने की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो ब्रेन ड्रेन आपको मैंने समझाया कि जो अच्छी स्किल्स, जो हमारे स्किल्ड पर्सन है वो माइग्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक जो हम कहते हैं वोकेशनल सिस्टम नहीं है, कि उनको हम ऐसा कुछ नहीं दे पाते कि वो अपने काम के बाद अपनी पढ़ाई के बाद कुछ काम सीख सकें, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सही हमारा एक प्रोसेसर नहीं है, हमारे प्रोविजंस नहीं है कुछ, और एजुकेशन सिस्टम में लैक होना, कमी होना, ये हमारी मेन प्रॉब्लम्स हैं SCF की, राइट। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ वाला पार्ट हमारा इसमें ओमिट हो चुका है, सिर्फ हमारे पास रह गया एजुकेशन सेक्टर की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो देखिए, जैसे जो पिछले वीडियो में आपको राइस ने बताया भी था कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द लाइफ। तो अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम जब तक आती रहेंगी तब तक ये सब जो बाकी जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब सब्सिडरी हैं। तो मेनली हमने अपने एजुकेशन की प्रॉब्लम को समझना है, और क्या क्या इसमें कमियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, वो तो खैर हम लोग कोशिश करेंगे, आगे प्लानिंग चलनी है इसके ऊपर लगातार। बट प्रॉब्लम्स हैं क्या, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लार्ज पॉपुलेशन। जैसे आपको मैंने बताया कि इंडिया में बहुत बड़ा पार्ट अभी भी ऐसा है जो इलिटरेट है। लिटरेसी रेट इंडिया का अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाया, एक कंफर्टेबल लेवल पे ही अभी तक, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं पहुंचा है। तो इतनी बड़ी इलिटरेट पॉपुलेशन को, वर्क फोर्स को संभालना, उनके लिए क्या प्लानिंग की जाए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो प्लानिंग भी की जाती है वो आगे जाके कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो जाती है। कि जिस हम एवरेज से प्लानिंग करते हैं, हम इतने स्कूल्स कॉलेज से स्टार्ट करेंगे या अपनी जो भी फैकल्टीज अपॉइंट करेंगे, वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारी कम पड़ जाती है, हमारी प्लानिंग उससे जाकर फेल हो जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन का राइजिंग रेट उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लैक ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम। जैसे हम इस पॉइंट में भी डिस्कस कर रहे थे अभी कि वोकेशनल का मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट, कि एजुकेशन में कुछ ऐसा हो जिसमें स्टूडेंट या जो भी बच्चे हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको कुछ ऐसी स्किल डेवलपमेंट भी साथ साथ की जाए कि वो हमेशा सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट में या किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। उनके अंदर एक स्किल ऐसी हो जिससे वो अगर ज़रूरत पड़े तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी मूव कर सकें।
तो उसका अभी तक हमारे पास प्रोविज़न सही तरीके से नहीं बन पाया है। कोशिशें अभी भी जारी हैं, अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए कोर्सेज हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सिलेबस में, तो उसके ऊपर कोशिश चल रही है, बट अभी तक नहीं हुआ है स्टिल डेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है जेंडर बायस। जेंडर बायस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की बातें होती हैं, सब कुछ होता है, मगर कई स्टेट्स, कई हमारा इंटीरियर रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल चाइल्ड और बॉय के बीच में भेदभाव है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बॉयज़ को दी जाती हैं एजुकेशन की, गर्ल्स को उतनी ज़्यादा नहीं दी जा रही। ये हम अपने शहरी क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे, पर हमारे कुछ इंटीरियर रीजन्स में, रिमोट एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो उससे आपका जो कह सकते हो पॉपुलेशन का अगर हम कहें कि काफ़ी बड़ा पार्ट तो गर्ल्स का है, तो अगर उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं एजुकेशन की, तो वो जो हमारा सेक्शन है, यानी गर्ल्स की जो वर्क फोर्स है एक तरह जो अच्छी तैयार हो सकती है, उसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास बनी हुई है अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लो रूरल एक्सेस। अगर हम एक गांव के विलेज स्कूल को देखें और एक अपने अर्बन स्कूल को देखें, शहरी किसी शहर में अच्छे स्कूल को देखें, दोनों की फैसिलिटीज़ में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके जो तरीके हैं पढ़ाने के, जो अप्रोचेज़ हैं पढ़ाने के, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस वजह से रूरल सेक्टर में अच्छा माइंड भी अगर किसी के पास है तो वो शायद उतना गेन अप नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारी मैन पावर, बहुत बड़ा हमारा ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं, ऐसा रह जाता है जो एक तरह से अच्छी एजुकेशन से, मॉडर्न टेक्निक से डिप्राइव्ड है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है प्राइवेटाइजेशन। एजुकेशन सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन है, आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जितने स्कूल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके लिए, कि जो उनकी फ़ीस वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। राइट, तो प्राइवेट सेक्टर में मेनली वर्क करता है प्रॉफिट मेकिंग की वजह से। तो उस प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में इनके जो स्कूल फीस वगैरह हैं, जो भी इनके चार्जेस हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं, इतने हाई होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि उस फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी अफोर्ड नहीं कर सकती, उस चीज़ को अलाउड नहीं करती है, एक अच्छे ब्रेन का बच्चा भी ऐसी चीज़ों से डिप्राइव रह जाता है। तो एक जो मतलब जो आगे जाकर हमारे एक इस फ्यूचर में एसेट बन सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, वो अपने एसेट या अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सपोज ही नहीं कर पाता। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लो बजट एक्सपेंडिचर बाय द स्पेशली गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक प्लानिंग में अभी तक बातें रखी थी वो यही थी कि हम लगभग अपने टोटल जीडीपी का 6% पार्ट हम खर्च करेंगे ऑन द एजुकेशन। स्टिल अभी तक वो 3 या 4% के बीच में ही चल रहा है। तो वो एजुकेशन पर जो खर्चा होना चाहिए उतना अभी तक हमारा जीडीपी का वो जो 6% की कमिटमेंट थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगता है कि अगर वो भी पूरी हो जाए एटलीस्ट, तो हम एजुकेशन में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं। तो जो हमारी इसमें कुछ हद तक हमारी एजुकेशन सेक्टर की प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं अगर ये एक्सपेंडिचर का रेट हमारा सही लेवल पर आ जाए तो। पॉइंट समझ में आया बेटा? तो ये मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी मैंने आपको एक बेसिक तरीके से समझाई हैं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं, आपको रिलेट करके समझाई, तो आई होप को पॉइंट समझ में आ गए होंगे सारे। ठीक है, तो इस तरह हमने आज ये 2 टॉपिक आपको समझाया भी, प्रॉब्लम्स ऑफ द एचसीएफ एंड द हर्डल्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो आई होप आपको पॉइंट सारे क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जैसे अभी हमेशा पूछते आए, आप पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे बैक।